अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, दुनिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक उसूल है जिस पर एक बेहतरीन रियासत अपने शहरियों की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करती है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का उसूल क्या है? The doctrine of the separation of the powers requires that the principal institution of the state, executive, legislature and judiciary should be clearly divided in order to safeguard citizen liberties and guard against tyranny। यानी मुक़न्नना, इंतज़ामिया और पार्लियामेंट जितना ज़्यादा अपनी अपनी हुदूद के अंदर रहेंगे, हुदूद में रहेंगे, उतना ही रियासत अपने शहरियों को जुल्म से बचा सकती है। लेकिन आज पाकिस्तान में जो मतनाज़ तरमीम लाने के लिए रात को दिन और दिन को रात किया जा रहा है, इसमें जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ताबे करने ऐसा जैसा तासुर मिल रहा है। यानी इन तरमीम के बाद जजेस भी अपनी तैनाती के लिए एग्जीक्यूटिव की ताबेदारी और खुशनुदी हासिल करने की जद्दोजहद करते नजर आएंगे। जुडिशरी में पोलराइजेशन ने हमारे इंसाफ के ऐवानों को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि बात 13 जज और मेरा जज से निकलकर यहाँ तक बढ़ गई है कि बदकिस्मती से बेंच को देखकर अब फैसलों का अंदाज़ा पहले ही लगाया जा सकता है। अब इत्तेहादी हुकूमत ने अपने मुक़न्नना और इंतज़ामिया के इख्तियारात में अदलिया को जकड़ने की जो कोशिश होती हमें नज़र आ रही है। सादा कहानी ये है कि आज तक नाफिजुल अमल मुल्की दस्तूर में जो सीनियर होता है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाता है। इसे किसी की खुशनुदी हासिल करना पड़ती है, ना ही अपने इंसाफ के फैसलों पर समझौता करना पड़ता। लेकिन जो 26वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है, इसमें चीफ जस्टिस को पार्लिमानी कमेटी सीनियर तरीन 3 जजों में से चुनेगी। इसके अलावा तरमीम में आईनी अदालत की बजाय एक आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ है और इसी बेंच के पास मुल्क के तमाम आईनी और सियासी मुकदमात सुने जाएंगे। इस बेंच के जजेस को लगाने का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। बज़ाहिर ये बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ज़्यादा ताकतवर नज़र आ रहा है, क्योंकि जो सो मोटो नोटिस चीफ जस्टिस लिया करते थे उसका इख्तियार भी इसी बेंच को दिया जा रहा है। अब आते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ और किरदारों की तरफ। नाजरीन, मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सियासी फैसलों को लेकर खासे मतनाज़े नज़र आए। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने से लेकर फॉर्म 45 से फॉर्म 47 के फ़र्क तक वो जानिबदारी के इल्ज़ामात में हमें नज़र आए। अब तवक्को की जाने लगी कि 25 अक्टूबर यानी उनके रिटायरमेंट के बाद नए चीफ जस्टिस यानी मंसूर अली शाह आते हैं। सीनियरिटी के लिहाज से अगर हम देखें, तहरीक इंसाफ को मैंडेट चोरी करने के इल्ज़ाम में रिलीफ देने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं, ये तहरीक इंसाफ ऐसा सोचती है। और अडयाला में कैद इमरान खान वहीं बैठकर सारी की सारी पाकिस्तानी सियासत को फतह कर सकते हैं, ऐसा तहरीक इंसाफ ये भी सोचती है। जैसे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये बात कह चुके हैं कि नवंबर और दिसंबर में आईनी मेल्टडाउन हो सकता है, जो जाहिर है तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई है, जो डेडलॉक होगा उसको हरगिज़ सूट नहीं करता, जिसका हल हुकूमत इत्तेहाद ने आईनी तरामीम में निकाला है। यानी उस आईनी मेल्टडाउन से बचने के लिए आज जो कुछ हो रहा है वो हम सब के सामने है। यानी हुकूमत जो करने जा रही है उससे ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आइंदा चीफ जस्टिस के आने से पहले उनके फैसलों को भी पढ़ लिया गया है और उन्हें हटाने का आईनी बंदोबस्त करने में लग गए, वरना 18 साल के बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दर्ज आईनी अदालत शायद आज इतने अरसे के बाद याद ना आती। ऐसा भी मुल्की सियासी तारीख में कभी देखने को नहीं मिला कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर अगर चाहे और पार्लियामेंट के नंबर पूरे ना हो रहे हों, ऐसा हमने आज तक नहीं देखा। आज बार बार हुकूमती दावे तो ये हैं कि आईनी तरमीम के लिए 224 नंबर पूरे हैं, लेकिन फिर भी हम सुबह से देख रहे हैं कि काबीना का इजलास एक एक करके 3 बार मुलतवी करना पड़ा, सेनेट का इजलास मुलतवी करना पड़ा, कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करना पड़ा। मौलाना माने नहीं, बिल्कुल नहीं माने, ना तहरीक इंसाफ के साथ कोई डील हुई। अब जैसे 25 अक्टूबर की डेडलाइन करीब आ रही है, आईनी तरमीम को लेकर हुक्मरान इत्तेहादों की सफ़ों में बेचैनी बढ़ती नज़र आ रही है। लेकिन शाम में जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ये बात की कि मौलाना के साथ 100% इत्तफाक हो गया है, मौलाना ही इस ड्राफ्ट को पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ हमारा मुसवदा पेश नहीं कर सकती तो एटलीस्ट मौलाना के मुसवदे में तो उनको साथ देना चाहिए। जो हुकूमत हमें बेचैन नज़र आ रही है ये क्या है? हुकूमत मौजूदा चीफ जस्टिस के जाने में सदमे में है,
जबकि अगले चीफ जस्टिस के आने के खौफ में हमें मुब्तला नजर आ रही है। ये बेचैनी नहीं तो क्या है कि आईनी तरमीम के लिए मेंबरान के रिश्तेदारों को उठाकर वोट के लिए ब्लैकमेल करने के इल्जामात लग रहे हैं। ये बेचैनी नहीं तो क्या है कि इन आईनी तरमीम के लिए कवानीन बदले गए, ऑर्डिनेंस लाए गए, बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली के खत से पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्लियामेंट को लाकर खड़ा कर दिया गया। ये बेचैनी नहीं तो क्या है कि जो बिलावल भुट्टो आईनी तरमीम लाने में जोर जबरदस्ती के कायल नहीं थे, वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि मतनाज़े तरीका भी अपनाया जा सकता है। कल रात हैदराबाद में उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। मैं पिछले 2 महीनों से मौलाना फजल रहमान साहब की जमात बाकी सारे सियासी जमातों के साथ दिन रात मेहनत कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये काम हम ऑपोजिशन के साथ मिलके करें। अगर ऑपोजिशन मेरे लिए दरवाजे बंद कर देते हैं तो जो रास्ता है, जो मुतनाज़ा रास्ता है, जो मेरा पसंदीदा रास्ता नहीं है, जिसका मैंने हर कोशिश किया कि मैं ये रास्ता पे ना चलूं, उसी रास्ता पे चलना पड़ेगा। उधर फैसल वाडा साहब कहते हैं कि कोई आए ना आए तरमीम आज होकर रहेगी। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा तरमीम आज होकर रहेगी, नंबर्स पूरे हैं। लेकिन हमारा सवाल वही है कि अगर नंबर्स पूरे हैं, बार बार क्यों आप इजलास जो है वो डिले कर रहे हैं, क्यों जो मुसवदा उसको पेश नहीं किया जा रहा। जब मौलाना भी मान गए हैं बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी के, तो फिर देर किस बात की है, क्यों इस मामले को मज़ीद फिर लटकाया जा रहा है। आखिर कुछ तो है जो इस मामले को अभी तक ना काबीना में लेकर जा सके हैं, ना ही सेनेट में, ना ही कौमी असम्बली में। इसी पर बात करने के लिए मुझे साबिक वफाकी वजीर सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, 2-4 दिन से तो बहुत ज़्यादा हुकूमत हमें बेचैन लग रही है, इतनी बेचैन कि रात को बिलावल भुट्टो ये कहने पर मजबूर हो गए कि ऑपोजिशन के साथ इतने कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी अगर ये नहीं माने तो हम गैर मतनाज़ा जो मतनाज़ा तरीका है वो अपनाने पर जो है वो हम मजबूर हो जाएंगे। आपको लगता है कि ये आज सब कुछ हो जाएगा? चलिए, सबसे पहले तो मैं जो आज बैरिस्टर गौहर साहब ने और इन्होंने बताया है कि जो इमरान खान साहब के साथ सलूक रवा रखा जा रहा है जेल में, सबसे पहले तो मैं उसकी शदीद मजम्मत करना चाहता हूँ। इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो पाकिस्तान की इस वक्त बहुत बड़ी अक्सरियत के लीडर हैं और उनकी नफ्स पे उनका हाथ है। उनके साथ इस तरह का बेईमाना सलूक जिसकी तफसीलात गौर साहब ने दी हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है और उसको फौरी तौर के ऊपर जो है वो उनको जो सहूलियात है वो देनी चाहिए। उन्हें B क्लास की सहूलियात नहीं, उन्हें A क्लास की सहूलियात देनी चाहिए और उनको वो जो है और उनके साथ मैं समझता हूँ कि जो मैं चूँकि तकरीबन 7 महीने जेल में रहा हूँ, 5.5-6 महीने एक बार और 1 महीना एक बार, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि वहाँ पे जो कैदी हैं जब इतनी तवील मुलाकातों पे बैन लग जाते हैं तो वहां पे तो बहुत गुर्बत है, इतना दुख और गुर्बत है आप बता नहीं सकते, और उसमें बहुत इजाफा हो जाता है और इतने आप हजारों लोगों की बददुआएं ले रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि इसको फौरी तौर पे नॉर्मलाइज किया जाए, मुलाकातों को नॉर्मलाइज करें और जेल के जो हुकाम हैं उनको अकल का काम लेना चाहिए। ये हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, बदलती रहती है, इमरान खान से बिल्कुल ज्यादती जो है वो ना करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने बड़े अपने डिटेल इंट्रो में सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं और जिस तरह से आपने बताया है कि जो बुनियादी मामला है या मसला है वो तो यह है कि हुकूमत मौजूदा चीफ जस्टिस की जाने पे परेशान है और आने वाले चीफ जस्टिस को लेके और परेशान है। और वो इसलिए परेशान है कि देखिए, हुकूमत चाहती तो यही है कि अदलिया जो है वो जैसे इस्लामाबाद पुलिस तबाह हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तबाह हुआ है, लाहौर पुलिस तबाह हुई है, तो वैसे ही अदलिया भी एक FIA टाइप इदारा बन जाए जिसको हम फोन करके बताया करें और उसी तरह का फैसला आ जाया करें। अब वो नहीं हो रहा और इसमें जो क्रेडिट जाता है मौलाना फजल रहमान साहब को, अगर उनका तज़किरा ना किया जाए, उनकी तारीफ ना की जाए तो जाहिर है वो बड़ा एक मैं समझता हूँ कि ज्यादती होगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक स्टैंड लेके खड़े हुए और जिस तरह से उन्होंने हुकूमत को रोका। अब इस वक्त जो लेटेस्ट पोजीशन है, जो अभी मेरी कुछ सेनेटर्स से बात हो रही थी क्योंकि उधर बैठे हुए हैं हाउस में, उनका ख्याल है कि आईनी तरमीम अब आज जो है वो नहीं आएगी। अब बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हैं, अब वो अगला इसके बाद PTI के लोग जो है वो मुसवदा अभी असल लेके गए हैं मौलाना से
और उन्होंने भी दोबारा वापस आना है मौलाना के पास। तो मुझे लग रहा है यही है कि ये तरमीम अब आज तो नहीं हो सकेगी। दूसरी तरफ और लग रहा है कि जो मौलाना है वो पीटीआई को साथ लेकर चलना चाहते हैं, बावजूद इसके कि बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं कि मौलाना तो हमारे साथ 100% मुत्तफिक है इस मुसवदे पे, लेकिन लगता नहीं है कि मौलाना पीटीआई के बगैर चल सकेंगे और ये बोझ सिर्फ वो अकेले उठाना चाहेंगे ऑपोजिशन में पीटीआई के बगैर। नहीं, मौलाना ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी परसों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान की क़यादत कर रहा हूँ, और जो इस वक्त पॉलिटिकल एक उनको एक मिली है रिवाइवल, जो कि शहबाज शरीफ और जरदारी जहां पॉलिटिक्स में बिल्कुल खत्म हो गए हैं, उनकी पॉलिटिक्स की उनकी हैसियत ही नहीं रह गई। और आप देख रही हैं कि इस वक्त तो लग रहा है कि अटक से लेके लाहौर तक, फैसलाबाद, साहिवाल, इन इलाकों में और आगे मुल्तान में पहले ही वो महदूद हैं। यहाँ तो नून लीग को टिकट लेने वाला कोई आदमी नहीं मिलना। सो इस वक्त जो सिचुएशन है, इसमें मौलाना ने अपना कद जो है, जो गलती उन्होंने की, नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ सपोर्ट करके, तहरीक सपोर्ट करके, और ये उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में खेल के उन्होंने उस गलती को उसका मदावा कर दिया है। और आज जिस तरह से वो खड़े हैं उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि एक बहुत एक अहम पेशरफ्त उन्होंने। लेकिन अगर मौलाना साथ दे देते हैं, मौलाना वोट दे देते हैं, जिस तरह बिलावल कह रहे हैं कि मौलाना ही मुसविदा पेश करेंगे, तो फिर हम इसको मतनाज़े तरमीम नहीं कह सकते। फिर आप लोगों के लिए, पूरी कौम के लिए फिर मतनाज़े नहीं रहेंगी। फिर हुकूमत को अचीव क्या होगा इससे? अगर मौलाना सब चीज़ें अपनी मनवा लेते हैं, फिर ये उजलत, फिर ये आनिया जानिया, मनाना, रूठना, कभी जरदारी साहब से मुलाकातें हो रही हैं, नवाज शरीफ से मुलाकातें हो रही हैं, मौलाना साहब से मुलाकातें हो रही हैं, फिर हुकूमत की इसमें अचीवमेंट क्या आपको नज़र आ रही है? आज तक पाकिस्तान में जो तरमीम हुई हैं आइन के अंदर, मास्टरवाई फर्स्ट 4 अमेंडमेंट्स के जो भुट्टो साहब ने उस वक्त अपनी मेजॉरिटी से करवा ली, तमाम आइन में तरमीम जो है वो यूनानिमस हुई हैं। हाँ। सो अगर आज तहरीक इंसाफ इस तरमीम का हिस्सा नहीं बनती तो ये पहला मौका होगा पाकिस्तान के आइन में कि जहां तरमीम यूनानिमस नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि किस तरह से लोगों को उठाया गया, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, और दबाव डाल के वोट लिया गया। जाहिर है कि ऐसी जो तरमीम होगी वो सिर्फ तारीख के कूड़ादान में जाएगी, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान अगर जाते हैं हुकूमत के साथ तो फिर ये है कि हुकूमत को नंबर जो है वो शायद करीब हो जाए, इतना करीब हो जाए कि शायद हुकूमत तरमीम कर ही ले। लेकिन उससे भी एक इस तरमीम को वैसे तो एक इज्जत नहीं मिलनी है। हाँ। लेकिन टू बी फेयर विद मौलाना ने जो अब ड्राफ्ट दिया है वो बड़ा मेलो डाउन है, और उसमें जो असल जहर है वो निकाल लिया गया है। और अब सिर्फ जो एक है जिसके ऊपर जाहिर है कि सारी ही लीगल कम्युनिटी को, तहरीक इंसाफ को, और मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा ही एतराज़ है, वो ये है कि 1999 के बाद से ये चीज़ सेटल डाउन हो गई थी कि सीनियर तरीन जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनता था। अब आप पैनल लाना चाह रहे हैं 3 जजेस का, और डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हुकूमत को, पार्लिमानी कमेटी, जी पार्लिमानी कमेटी को जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि 2/3 अक्सरियत से पार्लिमानी कमेटी उसको करेगी। लेकिन देखें आप, इसके नतीजे में एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स का, जो कि खत्म हो गई। लेकिन अब हम बजाय उस कामयाब तजर्बे को आगे लेके जाएं, हम उसको तबाह कर रहे हैं और दोबारा मुतनाज़ा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इस अहम अपॉइंटमेंट को। और अब ये देखते हैं कि मौलाना इतनी तगो तो हमें तो लगता है सिर्फ एक तैनाती के लिए हो रही है। तेरा जज मेरा जज, अपनी मर्जी के बेंचेस बनेंगे, अपनी मर्जी के जजेस लगाए जाएंगे, ये सारी तगो तो आपको नहीं लगता सिर्फ इसी तकर्रुरी के लिए हो रही है? देखिए ना, हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत तो यही चाहती है कि ये एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच बन जाए और फैसले पहले हमें दिखा के किया करें। ये देखिए, ये अभी एक तो खैर इसमें कामयाबी हुई है मौलाना साहब की मेहरबानी से, जो बचत हुई है वो ये हुई है कि आप ये अपनी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं बना पा रहे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में इन्होंने अपने हैंड पिक्ड जजेस अपॉइंट कर देने थे, और वहां से तो फिर बिल्कुल ही फैसले जो है वो होने थे तबाहकुन। अब ये वो नहीं बना पा रहे। फिर फायज ईसा साहब जो है उनसे जान छूट रही है। ये एक बहुत, वो मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाबियां हैं हमारी। अब तीसरा जो है वो देखना है कि
इसको जो जब हम चलेंगे इससे आगे, तो अब तीसरी बात जो देखने वाली है वो ये है कि इसके अंदर जो तरीकाकार है बनाने का, पैनल्स बनाने का और जो आगे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने का, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर ये नहीं हो सकता कि सारे केसेस आप जो हैं वो हर दफा जुडिशियल कमीशन में, तो इसलिए कह रहे हैं ना, जुडिशियल कमीशन तो इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त 13-5 है, 13 का वो कमीशन है, हाँ। उनमें से 8 जो है वो हुकूमत के हैं, 5 जो है वो जजेस के हैं। तो वो तो हर दफा हुकूमत अपनी मर्जी के, यानी हुकूमत के खिलाफ केस है और वो खुद ही बेंच बना रहे हैं, तो ये भी एक मजाक है। लॉन्ग रन में तो बिल्कुल तबाह, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना इस सारे मामले में। और अभी आपने जिस तरह से सेपरेशन का शुरू में सुनाया भी, कि जो इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड प्रिंसिपल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और सेपरेशन के, ये उसके बड़े बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल सही। अच्छा, आज जो मुलाकात हुई है पीटीआई के वफ्द की इमरान खान से, कुछ हमारे भी सोर्सेज से बात हुई, इमरान खान साहब ने इस बात पर, जो बात आप हमेशा से कहते आ रहे हैं कि मौजूदा लीडरशिप जिम्मेदार है कि आज इमरान खान अंदर हैं, जो इन्हें एहतजाज इस तरीके से इस पॉलिसी को लेकर चलना चाहिए था ये नहीं चले, इसलिए आज इमरान खान अंदर। आज खान साहब ने भी ये बात की, रिपोर्टर्स ने ये बात की कि खान साहब ने ये बात की है, तो आपको लगता है कि यही लीडरशिप, अगर जिस तरह खान साहब की एक पॉलिसी थी जो उन्होंने कहा था कि जब जब आपको एहतजाज के लिए कहा आपको निकलना चाहिए था, आप नहीं निकले, आपने बार बार एहतजाज को पोस्टपोन किया, इन्हीं पॉलिसीज की वजह से खान साहब आज ये सब भुगत रहे हैं। पहली बात तो ये कि मेरा नहीं ख्याल इमरान खान ने आज लीडरशिप को ये बात कही है, क्योंकि वहाँ हर चीज रिकॉर्ड हो रही होती है, चीजें हो रही होती हैं। इतने दिनों बाद इमरान खान की मुलाकात हुई है, आई डाउट कि इमरान खान ने ये बात कही है। और जो कुछ टेलीविजन चैनल्स ने जिस तरह से एक ही जगह से सबको व्हाट्सएप मैसेज किए और उन्होंने वो अपने रिपोर्टर्स जो हैं उन्होंने वो चलाया, उससे ही आप अंदाजा लगा लें कि हमारी सहाफत का मेयार क्या रह गया है। इससे तो जो सोशल मीडिया के ट्रोल्स हैं उनकी बेहतर हुए है, और अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह से हमने अपने टीवी मीडिया को टोटल हमने ज़ाया कर दिया। दूसरी बात यह है कि जो लीडरशिप का है वो तो देखिए प्रॉब्लम्स हैं, उसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। तो मेरा देखिए बहुत ही प्यार का, बहुत ही एहतराम का ताल्लुक है सलमान राजा से, गौहर से, तो भाइयों की तरह है, एंड आई थिंक दे आर वेरी ऑनरेबल पीपल। आई हैव नो टू ओपिनियंस अबाउट देम, दे आर वेरी वेरी ऑनरेबल पीपल। लेकिन देखिए सियासत उनका जो है वो नीश नहीं है, और उनको जो है, जो इन्होंने पहले भी पीटीआई में जब ये लगाया, और पीटीआई जो है वो 9 फरवरी को जब एहतजाज करना चाहिए था, सारे घर बैठे। ये बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि जुल्म किया पीटीआई की लीडरशिप ने उस दिन पाकिस्तान के अवाम के साथ। वो दिन था जब पीटीआई को एहतजाज के लिए बाहर निकलना चाहिए था। उसके बाद खैर और भी बड़े मौके हैं, लेकिन आप देखिए ना, मौलाना आपके सामने आपके प्रोग्राम में कितनी दफा पहले भी मैं हमेशा से ये कह रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान से अलायंस बहुत ही अहम है। सही। और जमात इस्लामी से, जीडीए से, जब तक देखें इस वक्त हो, देखे शाजिया हो क्या रहा है कि पीटीआई को कोई वो अहमियत ही नहीं दे रहे। मतलब जो जिसको दिल चाहता है वो आके उठा लेते हैं, जिसको इंतजार पंजोता जो है हमारा, वो अब 9 दिन से तकरीबन जो है 6-7 दिन से जो है वो मिसिंग पर्सन है। सेनेटर इजाज चौधरी साहब को उनका जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं हो रहा सेनेट, बिल्कुल ऐसे सारे लोग बाकी जो है वो, और जिस दिल किसी को मतलब जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, भारी कोई नहीं रह गया पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इलेक्शन कमीशन इतना ज्यादा वो क्यों जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को बार बार दी गई वजाहत को बार बार एक बात जो क्लियर हो रही है उसको खातिर में नहीं ला रहा है? इलेक्शन कमीशन क्यों अपने आप को इतना जो है ना वो मतनाज़े बनाता जा रहा है? आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर तौहीन अदालत नहीं लगानी चाहिए थी? बार बार तौहीन अदालत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का बार बार ये कहना, आपको याद है पिछली दफ़ा जब वजाहत आई थी और कहा था कि अब सख्त एक्शन होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आपको भुगतने पड़ेंगे, लेकिन कल फिर जो वजाहत दी उसमें अब कोई तौहीन अदालत नहीं है और इलेक्शन कमीशन आज भी मानने को तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वो तो देखिए ना, जिस तरह से पीटीआई ने अपना भरम खत्म कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना भरम खत्म कर दिया। जब उनके अपने चीफ जस्टिस जो हैं वो ऑर्डर्स को फ्लाउट करने में मदद कर रहे हों इलेक्शन कमीशन की, तो अभी आज हफ्ते के दिन उन्होंने दोबारा जो नोटिस जारी किए हैं कि जी आपकी जरूरत कैसे हुई है कि 8 जजेस का आपने नोट जो है वो वेबसाइट के ऊपर जारी किया है और सब कुछ किया है।
सो जो फायज ईसा साहब हैं, जो लियाकत चट्ठा साहब ने बयान दिया था कि वो और सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो दोनों की प्लेयर थे फॉर्म 47 बनाने में, तो वो तो रोज साबित हो और जाहिर है कि ये अभी होगा। अब ये बड़ी की चेंज है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना आ सकी और सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आ गई आइन के मुताबिक, तो फिर तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को तो भुगतना पड़ेगा जिस तरीके से, जिस रैश तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की है। लेकिन इसके साथ साथ ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने आप को मनवाना चाहिए। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहें कि हम तो नौकरी करेंगे, बाकी पूरा पाकिस्तान हमारे लिए और अदलिया की आजादी के लिए लड़ ले, लेकिन हमें अगर मिल गया तो ठीक है, वरना नहीं। इस तरह तो नहीं इजाजत मिली। सही, बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वज़ीर सियासतदान फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया फवाद आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान की जो पूरी सियासत है ये आईनी तरमीम के गिर्द घूम रही है, जिसके लिए कौमी मुफाहमत पैदा करना तो दूर, कौमी असम्बली और सेनेट में नंबर पूरा करना जो है वो हुकूमत के लिए चैलेंज तो बना हुआ है, लेकिन हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है कि नंबर्स उनके लिए उनके पास पूरे हैं। 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत जहां अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरात कर रही है, आज भी मुलाकातों का सिलसिला सारा दिन जारी रहा। वहीं पर नंबर पूरे करने के लिए हरबा आजमाया जा रहा है, जिसकी मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती। अदालती इस्लाहात के नाम पर लाई जाने वाली आईनी तरमीम के लिए अदलिया को ही रौंदा जा रहा है। क्या ये हमारी जमहूरी रिवायात हैं? जहां आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे होने के दावे हैं, वहीं हुकूमत अगवा बराए वोट के इल्ज़ामात भी हुकूमत पर हैं। क्या ये हमारी जमहूरी रिवायात हैं? इन मतनाज़ आईनी तरमीम के लिए मुबैना तौर पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है। क्या ये हमारी जमहूरी रिवायात हैं? सेनेटर फैसल वाडा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नंबर भी पूरे हैं और नंबरी भी। 26वीं आईनी तरमीम ठोक बजा कर होने जा रही है। क्या कहा उन्होंने, जरा देखिए। आईनी तरमीम बड़ी ठोक बजा कर होने जा रही है, नंबर पूरे नंबरी सारे पूरे नहीं, अभी जो है आज रात को कैबिनेट मीटिंग हो जाएगी। फैसल वाडा जिसे ठोक बजा आईनी तरमीम का नाम दे रहे हैं, अपोजिशन इसे जोर ज़बरदस्ती का नाम दे रही है, लेकिन ख्वाजा आसिफ अपोजिशन के इल्ज़ामात की तरदीद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। कोई बताए कि कौन अगवा हुआ है, किसको मुक़य्यद किया गया है, किसको हॉस्टेज बनाया गया है, उनके नाम बताएं। सारे लोग जो हैं टेलीफोन पे भी अवेलेबल हैं, घरों में भी अवेलेबल हैं। ये पता नहीं किस बात का जो है रोना रो रहे हैं। एक तरफ नाजरीन सबसे बड़ी मुल्की अदालत ये हुक्म देती है कि मखसूस सीटें PTI का हक है, दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सकता। क्या ये हमारी जमहूरी रवायात हैं? सुप्रीम कोर्ट को सदारती ऑर्डिनेंस पर चलाना और 63A पर फैसला लेना, क्या ये हमारी जमहूरी रवायात हैं? पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन अपनी इंतहाओं पर पहुँच चुकी है। सियासी मसले को डायलॉग से हल करने की बजाय कभी कानून तो कभी आइन बदलना, क्या ये हमारी जमहूरी रवायात हैं? और क्या ये कहना कि अपोजिशन के साथ इतने कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी अपोजिशन नहीं मानती तो हमें मतनाज़ा तरीका भी हम अपनाने पर मजबूर होंगे? क्या ये हमारी जमहूरी रवायात हैं? एक चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन 3 महीने पहले कर दिया जाता है और दूसरे का डर ऐसा है कि आखिरी हफ्ते में आइन बदल कर नोटिफिकेशन की जगह जो है वो लुड्डो उल्टाने का बंदोबस्त करना, क्या ये हमारी जमहूरी रवायात हैं? इसी पर नाज़रीन मैं बात करूँगी। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब आपका। जाहिद हुसैन साहब, कोई कह रहा है कि आप इतने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, बिलावल साहब कह रहे हैं ऑपोजिशन के साथ नहीं मानेंगे तो हम मतनाज़े तरीके अपनाने पर मजबूर होंगे और ये वो तरीका है जो मेरा फेवरेट तरीका नहीं है, लेकिन फिर हम मजबूर होंगे। उधर फैसल वाडा साहब कहते हैं कोई आए ना आए ठोक बजा कर ये आईनी तरमीम होने जा रही है। ऐसा इतनी उजलत क्या हमने कभी पहले, आपने कभी देखी अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में कोई आईनी तरमीम जब कभी आ रही हो बग़ैर कंसेंसस के और दावे किए जा रहे हो कि कुछ भी करना पड़े, हमें गैर कानूनी तरीके भी अपनाने पड़े, हम अपनाएंगे? देखिए, हमारी जमहूरियत रवायत बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन जो अब कुछ हो रहा है उसकी मिसाल पहले नहीं मिलती है। जहाँ तक इसका है कि ये कोई मामूली कोई लॉ नहीं है, ये आप कॉन्स्टिट्यूशन में बुनियादी तब्दीली लाने जा रहे हैं, लेकिन उसका जो तरीक़ेकार है वो तो ऐसा लगता है जैसे कोई
रात के तारीकी में आप जबरदस्ती इसको लाना चाह रहे हैं। इससे पहले देखें कई मिसालें हमारे मुल्क में मौजूद हैं कि जो है जब 18वीं तरमीम लाई जाएगी तो 1 साल तक जो है उसके पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होती रही, कमेटीज के अंदर डिस्कशन होती रही। इससे पहले इवन मिलिट्री गवर्नमेंट्स के अंदर भी जो तरामीम लेके आई उसमें भी जो है वो काफी वक्त लगाया है इन्होंने। लेकिन इसमें तो ऐसा लगता है जैसे हुकूमत किसी जल्दबाजी में है और चाहती है कि एक 25 तारीख से पहले जो है वो ले आए। खुद भी उनको पता नहीं था कि मसौदा है क्या, लेकिन एक चीज उनके जहन में थी कि किसी तौर पे भी जुडिशरी को काबू किया जाए, और उसका मसौदा कहाँ से आया है वो हम सबको पता है। अब मसला ये आता है कि अब जैसे इनमें पैनिक एक मची हुई है कि 25 तारीख तो होने जा रही है, और इनका ख्याल ये था कि शायद मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ मिला लेंगे, वो होता हुआ नजर नहीं आता। 25 तारीख का खौफ क्या है, आपको क्या लगता है? क्या इतना खौफ 25 का? बिल्कुल, मतलब ये मेरी समझ से बाहर है कि अगर सियासी पार्टी, एक सियासी हुकूमत अपने आप को कहलाती है, जो वोट के नाम से जो है आती है, तो उनको ये किस लिए है कि खौफ किस बात का है? मेरा ख्याल यही है कि जो है इनकी खौफ इस वजह से है कि जब आपकी लेजिटिमेसी क्वेश्चनेबल हो, आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जो कि आप जो खतरा महसूस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये भी उसकी कोई बेस नहीं होती है, लेकिन आप उसको जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मसला ये आता है कि अब इनके पास अगर देखा जाए तो नंबर तो है नहीं। अगर आप देखें जो बट दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट के नंबर पूरे हैं। भाई वही बात कह रहा हूँ कि नंबर देखें, अगर आप पेपर पे लिखें कि जितनी पार्टीज हैं उनके नंबर आप गिन लें तो कभी भी नंबर पूरे नहीं होते हैं कि 2/3 अक्सरियत ना उनको सेनेट में मिल सकती है। सर अगर नंबर पूरे होते तो बिलावल को ये कहने की जरूरत पेश ना आती कि मतनाज़े तरीका भी अपनाया जा सकता है। अब मसला ये आता है कि ये इनकी जमहूरियत पसंदी की अक्कासी करती है। बिलावल साहब का जो है जब ये बयान आता है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो इस बात के लिए भी तैयार है कि जो पहले के तरीके इख्तियार है कि जो आप के ज़बरदस्ती या लोगों को ब्लैकमेल करके, ब्राइब करके उनके वोट हासिल कर सके, तो मकसद तो यही है। जो आप कह रहे हैं कि जो है बहुत अच्छा तरीका नहीं होगा, तो इसका मतलब आप खुद भी पता है कि आप जो तरीक़ेकार इख्तियार करने जा रहे हैं वो किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं गिरती है। अब समझ में अब मुझे बताइए कि ज़मीर की आवाज़, एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल करते हैं ज़मीर की आवाज़, तो ज़मीर की आवाज़ सिर्फ नजर आती है। ज़रा अपनी पार्टी के अंदर जो है बात कर लें, उनको खुद पता चल जाएगा कि आपकी पार्टी की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि इस तरामीम से खुश नहीं है। उनको ये तक पता नहीं कि तरामीम है क्या। अब एक भेड़ बकरियों की तरह आप लेके आएंगे उनको रातों रात, फिर अगर उनको वोट दिलवा लेंगे तो ठीक है, अगर आप इस तरह से बनवाते हैं, लेकिन तारीख में जब ये जाएगी तो उसकी हैसियत कुछ भी नहीं। जाहिद हुसैन साहब, हमें बिलावल भुट्टो पहले मुसवदे की नाकामी के बाद बिलावल भुट्टो जितने एक्टिव नजर आ रहे हैं, शायद उतनी कोई हुकूमती शख्सियत भी फ्रंट में हमें नजर नहीं आ रही। इसकी क्या वजह लगती है आपको? वैसे पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछ लें कि आप हुकूमत के सारे फैसलों में आप तो हुकूमत का हिस्सा हैं, आप क्या फैसले आप लोग कर रहे हैं, वो तो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं। लेकिन इस फ्रंट पर बिलावल जो है फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। मेरे ख्याल ये बहुत अजीब सी बात हो जाती है। एक तरफ तो ये बात करते हैं जमहूरियत पसंदी की, कहते हैं कि हम बीबी बेनज़ीर की जो है वो उस पर करते हैं, लेकिन एक भी मुझे तो नज़र नहीं आती है कि अगर ये लोग अगर बीबी जिंदा होती तो कम से कम इस तरह की जो हरकतें नहीं करते जो कि उनके बेटे कर रहे हैं। अब मसला ये आता है कि क्या ये वही पार्टी है जो कि पहले कहती थी हम रेजिस्टेंस की पार्टी है, आज सबसे बड़े जो है ये बने हुए हैं जमहूरियत को कत्ल करने में। अब उसमें बहुत आती है कि 2006 की बात करते हैं, 2006 की जो है वो जमहूरियत ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के उस पे, तो उस पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में और भी बहुत कुछ थी। दूसरी बात है कॉन्टेक्स्ट में ज़रा देख लें, आपको पहले इतनी समझ में नहीं आई है, आपकी हुकूमत रही है, PMLN की हुकूमत रही है, और आप जो है अब जो है रातों रात आप कराने के लिए क्या चीज़ पड़ गई है। दूसरी बात ये आती है कि मैं एक और भी मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ा वो शिकायत करते हैं कि फलाना चीफ जस्टिस ने ये कर दिया, फलाना चीफ जस्टिस ने, जरा फिर तारीख भी उठा के देख लें। जब इफ्तिखार चौधरी ने इनको यूसुफ रजा गिलानी को के डिसमिस करने की बात की, तो सबसे पहले जो काला कोट पहन के कौन जाता है कोर्ट में, वो नवाज शरीफ साहब जाते हैं उस जमाने में। अच्छा, उसी की तरह जब इनकी हुकूमत साकिब निसार की चीफ जस्टिस के दरमियान में जब नवाज शरीफ को कन्विक्शन होती है, तो सो बिलावल का जरा आप बयान भी उठा के देख लें कि आप जो है इंसाफ गई है और इनको सजा सही मिली है। अब ये लोग कहते हैं कि जब जुडिशरी के सबसे बड़े जो है ये लोग जब इनके मफाद होते हैं
तो गलत फैसलों पे भी जो है तायद करते हैं। मेरा ख्याल ये कि इससे ज़्यादा किसी और ऐसी इवेंट्स ने इनको एक्सपोज नहीं किया है। मेरा एक और सवाल है जाहिद हुसैन साहब, जुडिशरी को इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल किया जा चुका है और इन आईनी तरमीम के नतीजे में भी हमें लग रहा है जिन अदालती इस्लाहात की ये बात कर रहे हैं, इस इदारे को आप और मतनाज़ बनाने जा रहे हैं, इस पर अदलिया इतनी खामोश क्यों बैठी हुई है? देखिए, अदलिया तो नहीं कहेगी, लेकिन मुझे अंदाजा है कि अगर फर्ज कीजिए ये समझते हैं कि कल जो है वो पास करा के बाय हुक एंड क्रुक जो है तो वो उसको करवा लेंगे और उसके बाद जो है वो समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उनकी गलत फहमी है। अभी देखें, जुडिशरी पहले के मुकाबले में आपको लगती है कि असर्टिव है। पहली दफ़ा आपकी तारीख में 6 जजेस ने एक ख़त लिखा है जिसमें जो है वो इन्वॉल्वमेंट की बात की है, इससे पहले आपको नहीं नजर आती थी। इसी तरह से जो है फैसले जो है जो कुछ हुए हैं, तो अगर फर्ज कीजिए ये चीफ जस्टिस को मंसूर अली शाह को नहीं बनाते हैं, नंबर 3 को बना देते हैं, तो आपके ख्याल में वो तीसरा जो भी चीफ जस्टिस बनेगा वो उनके इशारों पे नाचेगा? कभी भी नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आप जो है पूरी जुडिशरी को तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इस वक्त भी अगर देखें कि 8 जजेस का एक अक्सरियती फैसला मौजूद है जिस पे अमल नहीं किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम। और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का जो पेशेंस उनका लेवल है, उनकी जो सब्र की हद है, वो हम देख रहे हैं। पहले तफसीली फैसला आया, फिर वजाहत आई, फिर वजाहत आई, कल फिर एक वजाहत देनी पड़ गई। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी बर्दाश्त कर रही है। तौहीन अदालत का कोई नोटिस, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, ये कहने के बावजूद कि इसके अलावा, मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खामोश है। इसकी जिम्मेदारी जो है चीफ जस्टिस पे आती है। हाँ। देखिए, मतलब ये है कि हम सब समझते थे कि काजी फैज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड चीफ जस्टिस होंगे, उनके पहले फैसले जो है वो मिसाली थे, लेकिन जब से इन्होंने चीफ जस्टिस बने तो बहुत सारे कंप्रोमाइज हमें नजर आते हैं। देखिए, इसमें आज जो है मैं देख रहा था कि उन्होंने फिर रजिस्ट्रार को खत लिख दिया है कि जो 8 जजेस ने जो एक लिहाज से एक्सप्लेनेशन है उसको कैसे आपने फिर किया। आपको चीफ जस्टिस जा रहे हैं, आपका काम तो ये होना चाहिए था कि इस कोर्ट की जो एक लिहाज से क्रेडिबिलिटी है उसके फैसलों को आप इम्प्लीमेंट कराएं, लेकिन उन्होंने उसकी जगह जो है वो नखरे डालने शुरू कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अलमिया है और यकीनी तौर पे उनको तारीख जो है वो उन्हीं नामों से करेंगे जो हम पहले इस किस्म के मुतनाज़ा चीफ जस्टिस को देखते रहे। मेरा ख्याल ये है कि अगर हुकूमत ये समझती है कि ये सारा करके मैनिपुलेट कर लेंगे तो उनकी गलत फहमी है। असल अगर जोर जबरदस्ती से आईनी तरमीम पास हो जाती हैं तो क्या हैसियत, इन आईनी तरमीम की क्या हैसियत रहेगी? उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। दूसरी बात ये है कि असल बहरान शुरू होगा अगर ये पास होने के बाद। अगर ये समझते हैं कि फिर वो उसी तरह चली जाएंगे तो मेरा ख्याल नहीं होगा। दूसरे आप देखें, बैकलैश आएगा, जुडिशरी की तरफ से भी आएगा और उसके साथ साथ आपको बार एसोसिएशन के या बार के लीडरों को अगर आप तकारीर सुन लें, वो कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। देखिए, एक अगर जुडिशरी को आप ख़त्म करते हैं तो इसका मतलब ये कि जमहूरियत को ख़त्म कर रहे हैं और इनको खुद भी एक लिहाज शॉर्ट साइटेडनेस है इनकी। ये समझते हैं जो ये तरामीम लेके आ रहे हैं, उनको क्या है, सारी ज़िंदगी वो इक़्तिदार में रहेंगे। कल जो हुकूमत आएगी वही अगर फर्ज कीजिए ये समझ रहे हैं कि हम जुडिशरी को इस्तेमाल कर लेंगे अपने मकासद के लिए, तो कल जो हुकूमत आएगी वो भी इसी तरह इस्तेमाल करेगी। और फिर कोई बदलेगा नहीं। फिर इसको आज अगर पीटीआई ये बात कर रही है, आपको क्या लगता है वो बदलेंगे? जो कमेटी जिस कमेटी ने बनाना है, जो पार्लिमानी कमेटी होगी, जो 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें कौमी असम्बली से 8, सेनेट से 4 लोग होंगे, हुकूमती अरकान की तादाद ज्यादा होगी। आज इनकी हुकूमत है, सदा इनकी हुकूमत रहनी नहीं है। पीटीआई आएगी तो क्या वो इस सारे सिस्टम से फायदा नहीं उठाएगी? बिल्कुल नहीं, वही मैं बात कर रहा हूँ। ये लोग गलत फहमी में है। जैसे पीटीआई को गलत फहमी थी जब उनकी हुकूमत थी, वो समझते थे कि शायद जिंदगी भर रहना है, तो वो भी जो इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते रहे हैं अपने हरीफों के खिलाफ। तो मसला ये आता है कि ये हमारी सियासी पार्टियों का अलमिया यही है कि जो है जब इक़्तिदार में होते हैं तो भूल जाते हैं वोट की इज्जत के नारा भी भूल जाते हैं, जमहूरियत पसंदी की बात भूल जाते हैं और अपनी रेजिस्टेंस की बात भी भूल जाते हैं और जाके जो है फिर वही हरकतें करते हैं जो कि खुद इनके लिए आगे चल के एक लिहाज से खतरनाक सूरत है। ये सब अगर देखा जाए जो आज पार्टियां जो आज इसके पूरे इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं,
ये सारी की सारी मौलाना का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है जाहिद हुसैन साहब। पीटीआई अभी मान रही है, आज पीटीआई वफ्द की मुलाकात भी हुई है, वो टाइम मांग रहे हैं कि एक बार फिर हम इमरान खान से मुलाकात करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, हतमी फैसला इमरान खान ने करना है। तो अगर पीटीआई के बगैर मौलाना साथ दे देते हैं तो मौलाना कंट्रोवर्शियल उनकी भी सियासत नहीं हमें लगेगी फिर, ऑल्दो वो बड़ी जिद्दोजहद की उन्होंने बड़ी कोशिश कर रहे हैं। वो मौलाना बहुत ज़ीरक सियासतदान है, उनके आप पर ठीक है इख्तलाफात हो सकते हैं उनके नज़रियात पे या उनकी सियासत पे पहले, लेकिन उनको ये एक बात समझ में आ रही है कि अगर इनको वोट दे के इनका पार्टी को बहुत ज़्यादा एक कोई पॉलिटिकल गेन नहीं होगा। और मेरा ख्याल ये कि मौलाना साहब का जो केपी में जो भी उनकी बेस है वहीं पे है, उनको भी अंदाजा है कि वहाँ पे सेंटिमेंट्स क्या है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस सूरत हाल में दूसरी बात है किसको पता है कि ये जो है क्यों इनके जो है वो बन जाएंगे जो कि हुकूमत के जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट उसका हिस्सा क्यों बन जाएंगे। कोई भी पार्टी नहीं बन सकती है इस वक्त, सिर्फ वही पार्टियां जो कि कोalition पार्टनर्स हैं उनकी अपनी मजबूरी। तो आपको लग रहा है मौलाना नहीं मानेंगे, मौलाना साथ नहीं देंगे? देखिए मेरा ख्याल ये कि मुश्किल लग रहा है अभी तक, तो मुझे ये लग रहा है। अब रात को क्या होता है वो देखने के काबिल है। अब देखें ना, अगर होना होता तो सुबह से 5 दफा हम सुन चुके हैं कि जो है वो हम में मांगी हो गई, मौलाना तैयार हो गया। बिलावल जो है पहले रात को जो है या सुबह को जो मीटिंग करते हैं उसके बाद आते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, फिर पहुंच गए वहां पे। अब मसला ये कि एक सर्कस की किसी जमहूरी मुल्क में होता है, अगर फर्ज की तरामीम होनी है तो आप तरामीम पार्लियामेंट के अंदर पेश करें, उसमें बहस करने की इजाजत दें, ना कि ये साजिशी अंदाज इख्तियार करें। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। मुल्क में आम इंतखाबात हुए लगभग 8 महीने हो गए हैं, अभी तक इलेक्शन कमीशन मेंबरान असम्बली की तादाद पूरी नहीं कर पाया है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए भी 3 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर गया है, मगर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े, हतमी बल्कि अटल जो है वो फैसला भी दिया, मगर इलेक्शन कमीशन न जाने क्यों मैं ना मानूं की पॉलिसी पर लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने पहले उज़र बनाया, फिर दूसरा उज़र बनाया, फिर उज़र पर उज़र बनाया। जवाब में सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन पर डायरेक्शन आई, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि अगर अब हुक्म ना माना तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर भी इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की मैं ना मानो वाली पॉलिसी में ताकत उस वक्त आई जब स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा कि इलेक्शन एक्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना जाए। गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने इलेक्शन एक्ट पर वाज़े किया कि इसका इत्तलाक अदालत के इस फैसले पर नहीं हो सकता, लिहाजा तहरीक इंसाफ के हक में नोटिफिकेशन जारी किया जाए। नाजरीन, यहाँ फड्डा इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कौन है, वो सुप्रीम कोर्ट है या पार्लियामेंट सुप्रीम है। बिलाशुबा कानून की तशरीह का पूरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है और कानून बनाना ये पार्लियामेंट की सवाबदीदा है, पार्लियामेंट का काम है। गुज़श्ता रोज़ जिस वक्त 8 जजेस की ये वजाहत आई, एन उसी वक्त इलेक्शन कमीशन में भी इजलास हो रहा था, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये मशवरा भी दिया गया कि वो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने, बल्कि नया जो कानून है वो इम्प्लीमेंट होगा। ये मशवरा भी दिया गया कि इलेक्शन कमीशन पहले की तरह दोबारा इजाफी मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को अलॉट कर दे। ज़रा ये दावा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त दोबारा मखसूस सीटें हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन जमातों में बांट सकता है, जिसके तहत मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी को 4, जबकि JUI की 3 मुअत्तल शुदा जो मखसूस सीटें हैं ये दोबारा बहाल हो सकती हैं। यानी 2/3 अक्सरियत के लिए बंदे पूरे करने की कहानी ये इलेक्शन कमीशन पूरी कर सकता है। अगर ऐसे हो जाता है तो हुक्मरान इत्तेहाद को मौलाना को मनाने की ज़रूरत रहेगी, ना ही 63A के सहारे की उसके ज़रिए वोट लेने की ज़रूरत रहेगी, ना ही जिस मतनाज़ तरीके का जिक्र कल हैदराबाद में बिलावल भुट्टो ने किया, ना वो मतनाज़ तरीका बिलावल भुट्टो साहब को अपनाना पड़ेगा। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन माहिर कानून कंवर दिलशाद साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपका। कंवर साहब, ये इलेक्शन कमीशन को एक बंदा सवाल पूछता है, पहली दफ़ा जवाब आ जाता है, फिर सवाल पूछता है, फिर जवाब आ जाता है, समझ में नहीं आता है, तीसरी बार फिर सवाल पूछता है, वही जवाब आता है। अब ये इलेक्शन कमीशन की समझ बूझ में कमी है या वो प्रिटेंड कर रहा है कि उसका समझ नहीं आ रही है?
बड़ी अहम बात आप कर रही हैं और आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क में पूरा साको सबाक के मुताबिक अपना बयानिया बता दिया है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक वजहात को पेश कर रहा है। वजहात की तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है। असल मामला होता है फैसला देना। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसी कमजोरी से फायदा उठा गया। फैसला भी 12 जुलाई का आया था। नहीं, उन्होंने नहीं, फैसला वजहात में फैसला आ गया 12 जुलाई को। इसके बाद जितनी तैयारी वजहातें आ रही है ना, तो वजहात की बजाय वो बाकायदा अपना फैसला सुनाएं। लेकिन आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल का इल्म शायद नहीं पहुंचा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब तलबी कर ली है जनाब किस कानून के तहत ये वजाहतनामा जारी हो रहा है। जी जी, वो पहले भी किया था कि आपने जब पहले भी वजाहत आई थी, पहले भी किया था, ये आज फिर कर दिया। हाँ जी, पहले भी किया था। आज उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार को कहा है कि ये वेबसाइट पर कैसे आ रही है वजाहत, जी जी, इसकी तो कोई अपनी हैसियत नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपनी राय दे रहे हैं कि इसकी कोई हैसियत नहीं, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का भी कहना यह है कि जनाब हमने जो 24 नवंबर को जो नजर सानी की दरख्वास्तें जमा कराई थी थ्रू रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, उसमें हमने ये मौका इख्तियार किया गया था कि 12 जुलाई का फैसला आइन से मुतसादिम है। उसका जवाब नहीं दिया। और साथ हमने ये भी कहा कि जनाब अब जो बन गया है प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट, उसके तहत एक नया बेंच तश्कील दिया जाए। और नया बेंच का मतलब होता है कि 15 जजों का ये जो फैसला आया 12 जुलाई, इसमें 13 जज थे, 5 मुखालिफ हो गए थे, 8 ने हक में दिया था, तो था 13 जजों का। अब इस लिहाज से ये मामला बड़ा सीरियस हो गया है। और चलिए, अब इलेक्शन कमीशन कहीं तो खड़ा हो ना। अगर आपको ये स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से भी डायरेक्शंस मिल रही हैं और आपके नज़दीक भी ये बेहतर है कि क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तब्दीली होगी, तरमीम होगी, तो हम पाबंद नहीं है, तो कहीं तो आप खड़े हो, कहीं तो हुकूमत की मदद करें आप। क्यों आपने मामले को बीच में लटकाया हुआ है कि बिलावल को ये कहने की ज़रूरत पेश आ गई है कि मतनाज़ तरीका अपनाना पड़ सकता है? फिर हुकूमत का काम आसान क्यों नहीं करते? फिर करें, उनको अलॉट करें 2 तिहाई अक्सरियत पूरे के पूरे। ये जो जानियाँ लगी हुई हैं, पूरी कौम को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन आसानी क्यों नहीं करता फिर इनके लिए? इलेक्शन कमीशन तो मुश्किलात में घिर गया है। उसके एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों का फैसला, साथ पार्लियामेंट का फैसला, फिर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का वो भी फैसला, और इसके साथ साथ जो दीगर जो मामला पेश हो रहे हैं, तो वो अभी इलेक्शन कमीशन मुश्किलात में घिरा हुआ है। और अभी तक तो कोई फैसला नहीं। कौन रहनुमाई करेगा इलेक्शन कमीशन की? पाकिस्तान से ही होनी है ना, कोई हमसाया मुल्क ने तो आके अब इनकी रहनुमाई नहीं करनी ना। जो रहनुमाई कर रहे हैं उसकी मानने को तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन। फिर कौन समझाए इलेक्शन कमीशन को मुश्किलात से कैसे निकलना है इलेक्शन कमीशन ने? अब इस नया एक एंगल पैदा होगा। आज जो चीफ जस्टिस ने बाकायदा जो जारी कर दिया, नोटिस जारी कर दिया है डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और वेबसाइट के ऑपरेटर को, तो वो भी आज उसके बारे में भी सुनने में आ रहा है हमें कि जो 8 जज जो हैं, जस्टिस मनसूर अली शाह साहब का जो बेंच पूरा जो है 8 जजों का, तो वो भी चंद घंटों के अंदर या कल या परसों तक इस पर नोट जारी करेंगे। तो वो भी एक मामला हो रहा है। अभी सारी जो है आप गहमा गहमी, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली, पार्लियामेंट, ये सारे मामला में घिरे हुए हैं। ऊपर से वो आईनी पैकेज का मसला हल नहीं हो रहा। ऊपर से 25 तारीख का खौफ है। इलेक्शन कमीशन पूरी कौम को इस खौफ से निकालने में मदद करे। हाँ, इलेक्शन कमीशन तो कह रही हम क्या करें, हमारे साथ तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कुछ कह रहे हैं। अभी देख रहे हैं, असल बात यह है कि चीफ जस्टिस का अहम रोल है इसमें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए था कि जो 24 नवंबर को जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने नजर सानी की जो रेफर दाखिल कराया हुआ है, उसके ऊपर कोई बेंच बैठाता ताकि फैसला आ जाए। कोई काम नहीं किया। जो हमारे जो 8 जजेस हैं वो एक बाकायदा जारी कर रहे हैं, अपना वजाहत जारी कर रहे हैं। उनमें भी बड़ी कानूनी तो कुछ तो नहीं है, लेकिन इखलाकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रेट खतरे पड़ गई है और वो 8 जज जो है वो अपनी रेट को बरकरार रखेंगे। आपको लगता है, मैं आपका बयान पढ़ रही थी, क्या वाकई ऐसे ही है कि इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के अलावा कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इन्हें मानना ही पड़ेगा? ये आपने बात करी है ना? हाँ नहीं, मैं इस बात भी मैं कह रहा हूँ कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक नया वाज़ह तौर पर हदायत जारी कर दे कि जनाब हमने आपका फैसला कर लिया, हमने आर्डर जारी कर दिया,
जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फाइनल ऑर्डर चला जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है फाइनल ऑर्डर, अभी और फाइनल ऑर्डर की जरूरत है। 3 ऑर्डर्स के बाद अभी भी फाइनल ऑर्डर, वो फाइनल ऑर्डर ही हो गया। चीफ जस्टिस ने आज नया ऑर्डर जारी कर दिया। अब उस चीफ जस्टिस के जो नया ऑर्डर जारी किया है उसके बारे में अपना फैसला सुनाएगी। अब अपने ऑनरेबल ऑर्डर जो है वो वजाहत की बजाय वो फैसला सुना दें, वो फैसला सुना दे। हमारा ये फैसला जो फैसला सुना देंगे तो फिर आइन की आर्टिकल 190 के तहत तमाम इदारे जो हैं वो उस हुक्म मानने के पाबंद हैं और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम करेगा। फिर इलेक्शन एक्ट में तरमीम वो खत्म, उसकी फिर कोई हैसियत नहीं रहेगी। कोई कहता है इलेक्शन एक्ट में होने वाली तरमीम की हैसियत है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हैसियत नहीं है। इतना ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है सिर्फ एक आइनी तरमीम के चक्कर में। और आइनी तरमीम किस चक्कर में करने जा रहे हैं? 25 तारीख का खौफ। ये खौफ आपको लगता है अगर तरमीम हो जाती है तो अदालती इस्लाहात और ये सारे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे? अब इस नजर तो यही आ रहा है कि अगर ये इस्लाहात हो जाती है, तरमीमी बिल पास हो अमेंडमेंट हो जाती है कौमी असम्बली के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए, तो फिर सब रास्ते खुल जाएंगे। तो फिर तो ज़ाहिर है भाई ये फैसला जो है 12 जुलाई का ये भी गैर फाल हो जाएगा। तो इसके बाद चीफ जस्टिस का क्या फैसला होता है, चीफ जस्टिस कौन आता है, ये बड़े मामलात बड़े गंभीर हैं। वो तो जाहिर है 3 सीनियर जजेस में से एक को चुनना है ना पार्लिमानी कमेटी ने, और पार्लिमानी कमेटी में हुकूमती तादाद ज़्यादा है, ये भी सबको पता है। फिर ये भी अंदाज़ा लगाने में मुश्किल होनी नहीं चाहिए वैसे कि कौन होगा। इसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो अदा करना चाहिए था, देखो ना, आप सब पार्टियों ने तहरीके इंसाफ के सिवा सब पार्टियों ने अपना अपना मसौदा दिया। दिया पीपल पार्टी भी आ गया, मुस्लिम नवाज का भी आ गया, लेकिन पीटीआई ने क्यों नहीं मसौदा दिया कि हमारा ये मसौदा होना चाहिए, ताकि कौम देखती कि जी हमारे लीडर ने ये मसौदा दिया। वो तो मसौदा दे ही नहीं रहे। वो तो जाते वक्त कहते आप मुलाकातें करें फजल रहमान साहब से, और फजल रहमान साहब बड़ी मंतक की जंग लड़ रहे हैं। वैसे अब तक की सिचुएशन के मुताबिक लगता है कि इनके पास नंबर पूरे नहीं, ऑल्दो ये सारे दावे तो बड़ा कर रहे हैं, नंबर्स पूरे होते तो अब तक मामला ख़त्म हो चुका होता। सुबह से दावे हो रहे हैं कि आज हो जाएगा, आज आईनी तरमीम पेश हो जाएगी, पास हो जाएगी, लेकिन लग नहीं रहा। नहीं 2/3 मेजॉरिटी अभी हासिल करने में अभी ये नाकाम हुए हैं, और इसमें नवाज अपने शहबाज शरीफ गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम इसलिए हो रही है कि अभी तक 2/3 की अपनी हासिल नहीं कर सके। अगर 2/3 के पास इनके पास हो जाती तो फिर मौलाना फजल रहमान के घर में चक्कर लगाने की क्या जरूरत थी? अपने इजलास बढ़ाए, तलब करे, वो नहीं हो सकता। तरीके तो बहुत हैं, मतनाज़ तरीके तो बहुत हैं जिनका जिक्र रात को बिलावल भुट्टो ने किया है। इसमें सबसे बड़ा जो फायदा उठाएगा ना, वो उठाएगा बिलावल जरदारी। और मुमकिन है कि जब अगर ये हायरी पैकेज कामयाब हो जाती है तो इसके असरात ये होंगे कि फिर पूरी वफाकी हुकूमत में बड़ी अहम तब्दीली आएंगी, और उसमें बिलावल जरदारी का बड़ा अहम रोल होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन माहिर कानून कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त हो गया नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।